गुड इवनिंग बच्चों। साझेदारी फर्म के समापन व विघटन के संबंध में हम लोग चैप्टर पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें विघटन से आशय हो गया था, परिभाषा हो गई थी, विशेषताएं हो गई थी, विघटन की विधियां हो गई थी। विघटन के संबंध में लेखांकन व्यवहार में वसूली खाता कैसे तैयार होता है, उसका क्या परफॉर्मा है, उसके संबंध में क्या जर्नल के लेखे होते हैं, ये चीज़ आपको पढ़ा दी गई थी। आज हम चर्चा करेंगे रिलायंस अकाउंट और खाते में। तो हम पाएंगे कि पुनर्मूल्यांकन खाता तथा वसूली खाता में क्या डिफरेंस है। आप जानते हैं कि पुनर्मूल्यांकन खाता जब सभी साझेदारों के मध्य यदि समझौतों में कोई परिवर्तन होता है तो उस समय तैयार होता है। जब कोई साझेदार प्रवेश करता है उस समय तैयार करते हैं। जब किसी साझेदार को अवकाश लेता है तब पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार होता है। जब कोई साझेदार की डेथ होती है उस समय पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार होता है। वसूली खाता हमारा विघटन के समय तैयार किया जाता है। अगर हम उद्देश्य के आधार पर उद्देश्य के आधार पर अगर हम देखते हैं तो इस खाते में बनाने का जो प्रमुख उद्देश्य है, संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप उस पर जो लाभ हानि हो रहे हैं उसको ज्ञात करना होता है। और रियलाइजेशन वसूली खाते का जो उद्देश्य होता है वो संपत्तियों की बिक्री करना, तब जो बाहरी दायित्व हैं उनका भुगतान करना, उसके पश्चात उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा हानि को ज्ञात करना है। तैयार करने का जो समय है, इस पुनर्मूल्यांकन को साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के समय या किसी साझेदार के प्रवेश के समय या किसी साझेदार के अवकाश और मृत्यु के समय इसको तैयार किया जाता है। लेकिन वसूली खाते को हम जो है रियलाइजेशन अकाउंट को जब साझेदारी का विघटन होता है उस समय इसको तैयार किया जाता है। लाभ हानि का हस्तांतरण अगर हम देखें तो पुनर्मूल्यांकन खाते पर जो लाभ और हानि आती है वह साझेदार के प्रवेश पर केवल पुराने साझेदारों के बीच चालू खाते में, पूंजी खाते में या चालू खाते में उनके लाभ हानि अनुपात, जो पुराना लाभ हानि अनुपात होता है उसको में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यदि किसी जो वर्तमान साझेदार है वो अवकाश ले रहा है या मृत साझेदार है तो उन समस्त साझेदारों के पूंजी खाते और चालू खाते में पुराने लाभ हानि अनुपात में वितरण किया जाता है। वसूली खाते के उत्पन्न लाभ अथवा हानि का हस्तांतरण साझेदारों के पूंजी या चालू खाते के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ही किया जाता है। अगर हम अकाउंट्स पर इफेक्ट देखें, खातों पर प्रभाव देखें, तो इस खाते के बनाने के पश्चात फर्म की पुस्तकों में विद्यमान खाते प्रायः बने रहते हैं। अतः फर्म की नई स्थिति का विवरण तैयार किया जाता है, मतलब नया आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। इस खाते के बनाने के पश्चात फर्म की पुस्तकों के समस्त खाते बंद हो जाते हैं, संपत्तियों के खाते बंद हो जाते हैं, दायित्वों के खाते बंद हो जाते हैं और कोई भी खाता खुला नहीं रहता है। खाते में लिखी जाने वाली संपत्तियों और दायित्वों की राशि इस खाते में पुनर्मूल्यांकन खाते में सदैव दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली कमी या वृद्धि को दर्शाया जाता है। और इस खाते में सदैव संपत्तियों के पुस्तक मूल्य तथा उसके पश्चात संपत्तियों के बिक्री तथा दायित्वों के भुगतान के मूल्य को दिखाया जाता है। अगर हम खातों की बारंबारता की बात करें, के जीवन काल में एक से अधिक बार पुनर्मूल्यांकन खाते तैयार किए जाते हैं। यदि हम इसकी बात करें साझेदारी की वसूली खाते की,
तो जीवन में साझेदारी फर्म के जीवन में केवल एक बार ही तैयार हो जाता है, अर्थात जब फर्म विघटन होती है तभी इसको तैयार किया जाता है। इसको बार बार हम तैयार नहीं कर सकते। बच्चों, ये अंतर यूपी बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड में इस अंतर को बोर्ड के एग्ज़ाम में हर दूसरे तीसरे साल इसको पूछा गया है, तो इसको ज़रूर आप अपने ध्यान में रखें। अब जो हमारा खाता है साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदार के पूंजी खाते में की बात जब हम करते हैं तो आप जब भी पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, उसके दौरान हमने देखा होगा कि परिवर्तनशील पूंजी खाता और अस्थायी पूंजी खाता, ये भी बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि अस्थायी पूंजी खाते और परिवर्तनशील पूंजी खाते में क्या डिफरेंस है, ये क्या है। तो आप जानते हैं कि जब भी अस्थायी पूंजी खाता बनाया जाता है तो उसके साथ हम चालू खाता अवश्य तैयार करते हैं, और जब परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाया जाता है तो उसके साथ हमको कोई भी चालू खाता बनाने की आवश्यकता नहीं है। पूंजी खाता जब स्थिर रहता है तो विघटन संबंधी समस्त कार्यों को चालू खातों के माध्यम से निपटाया जाता है, संपन्न किया जाता है। चालू खाते का जो भी शेष आता है उसको हम पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देते हैं, और हस्तांतरित करने के बाद उसको फिर हम जैसा भी, अगर किसी साझेदार का पेमेंट हो रहा है तो उसको कैश के माध्यम से या बैंक के माध्यम से उसको पेमेंट कर देते हैं, या किसी साझेदार को लाना रहता है तो उनसे कैश या बैंक के माध्यम से पैसा मंगा लेते हैं। यदि धनी शेष आता है तो इसका तात्पर्य है कि फर्म के समस्त दायित्वों का भुगतान के पश्चात इतनी धनराशि नगद फर्म के पश्चात बची है जिसका भुगतान संबंधित साझेदारों को कर दिया जाता है। यदि वो ऋणी शेष आता है तो इतनी अधिक धनराशि संबंधित साझेदार से नगद मंगवाई जाती है, और इसके लिए हम निम्न लेखा करते हैं। यदि किसी साझेदार का डेबिट शेष तथा उसके द्वारा फर्म में रुपया लाने पर, डेबिट शेष का मतलब है कि डेबिट पक्ष अधिक है और क्रेडिट पक्ष कम है, तो साझेदार पैसा अपने घर से लाते हैं, रोकड़ घर से लाते हैं। इसके लिए हम लेखा करते हैं कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट। रिस्पेक्टिव पार्टनर्स मतलब पार्टिकुलर पार्टनर जो पैसा लाएगा उसकी बात कही गई है, उसका नाम होगा तो वहाँ पर उसके नाम से उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। यदि किसी साझेदार का क्रेडिट से पड़ता उसके पूंजी खाते का जब हम भुगतान करते हैं तो हम एंट्री करते हैं रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो पार्टनर्स का सबसे पहले जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट मुझे तैयार करना है, और पार्टनर्स के करंट अकाउंट में दो पक्ष हमारे होंगे, एक डेबिट पक्ष होगा, एक क्रेडिट पक्ष होगा। तो बच्चों हम ये ध्यान रखें, यदि साझेदार को कुछ जो भी मिलना है, जैसे रियलाइजेशन पर प्रॉफिट हो रहा है या कोई रिजर्व है उसमें पैसा मिल रहा है, या किसी लायबिलिटीज़ को उसने टेकन किया है, भुगतान किया है, तो वो है। इसी तरीके से यदि साझेदार को कोई चीज़ भुगतान करनी है तो उसके डेबिट साइड में हम दिखाते हैं, तो हम देख पाएंगे कि बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, इसका अर्थ है कि रियलाइजेशन पर जो प्रॉफिट हुआ है सभी साझेदारों में उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। आर्थिक चिट्ठे में जो रिजर्व है उस रिजर्व को भी सभी साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि किसी पार्टिकुलर साझेदार ने कोई लायबिलिटीज ली है तो उसको उसके खाते में क्रेडिट किया जाएगा। इसी तरीके से टू रियलाइजेशन लॉस डेबिट में दिखाया जाएगा। रियलाइजेशन पर यदि लॉस आया है तो सभी साझेदारों में उनके पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाएगा। यदि किसी साझेदार ने कंपनी परचेज की है, ली है, तो उसे असेट को यहाँ पर हम पार्टिकुलर साझेदार में दिखाएंगे, फिर इसका बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के उपरांत ये बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, और इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में
फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये चालू खाता हिंदी में है, इसको देख लेना। इसके बाद जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम जो करंट अकाउंट का शेष है, यदि डेबिट शेष है तो डेबिट में दिखाएंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, यदि क्रेडिट शेष है तो बाई करंट अकाउंट, और पार्टनर्स का जो बैलेंस है सबसे पहले दिखाएंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। और यदि डेबिट पक्ष अधिक आ रहा है, इसका अर्थ होता है कि साझेदार अपने घर से पैसा लाएंगे बाई बैंक अकाउंट, और यदि क्रेडिट पक्ष अधिक आता है, इसका अर्थ ये होता है कि साझेदारों को पैसे का भुगतान किया जाएगा। बच्चों, इस प्रोफार्मे को ध्यान में रखें और अंदर फील करें। मैंने जैसा कि बताया आपको कि यदि कोई साझेदार को पैसा मिलना है, चाहे वो रियलाइजेशन पर प्रॉफिट के रूप में मिले, चाहे रिजर्व के बंटवारे के रूप में मिले, चाहे कोई लायबिलिटीज उसने भुगतान की है उसके रूप में उसको प्राप्त हो, तो ये सब हम उसके पार्टनर्स के क्रेडिट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। जो साझेदार को भुगतान करना है, जैसे रियलाइजेशन लॉस की बात करें या किसी साझेदार की पूंजी का भुगतान उसको करना है, तो वो उसके डेबिट साइड में दिखाया जाता है, और उसके बाद बैलेंस निकाल करके या तो कमी को पैसा घर से लाते हैं, और यदि क्रेडिट शेष आता है उनका तो उनको भुगतान किया जाता है। अब हम देखेंगे कि यदि कैपिटल अकाउंट परिवर्तनशील है तो परिवर्तनशील की कंडीशन में केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार किया जाता है, इसके साथ करंट अकाउंट नहीं तैयार किया जाता है। जो चीज़ें करंट अकाउंट में दिखाई जा रही थी वो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में दिखाई जाएंगी, और यहाँ पर भी कैपिटल अकाउंट का भी शेष जो आएगा डेबिट या क्रेडिट आएगा। यदि डेबिट शेष आता है तो सभी साझेदार घर से पैसा लाते हैं, यदि क्रेडिट शेष आता है तो सभी साझेदारों को भुगतान किया जाता है। जैसा हम देख पा रहे हैं इस प्रोफार्मे में कि बाई बैलेंस बीडी सबसे पहले साझेदारों के आर्थिक चिट्ठे में आर्थिक चिट्ठे में जो बैलेंस साझेदारों का दिया गया होगा उस बैलेंस को बाई बैलेंस बीडी करके दिखाएंगे, और फिर उसके बाद रियलाइजेशन जो प्रॉफिट है बाई रियलाइजेशन प्रॉफिट। अगर रिजर्व कोई है तो इसको बांटा गया है, रिजर्व अकाउंट इफ लायबिलिटीज कोई है वो बांटा गया है, टेकन अगर किसी साझेदार ने लिया है, और इधर ही टू रियलाइजेशन लॉस, और अगर कोई एसेट की है तो टू रियलाइजेशन अकाउंट इफ एसेट टेकन। फिर इसका हम योग करते हैं, बैलेंस निकालते हैं। यदि क्रेडिट शेष आता है तो साझेदार को भुगतान किया जाता है, यदि डेबिट शेष आता है तो साझेदार अपने घर से पैसा लाते हैं। बच्चों, ये हिंदी रूपांतरण है। इसके बाद जो खाते तैयार हुए हैं, तीसरा जो खाता बनेगा वो साझेदार का पर्सनल ऋण खाता होगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट। साझेदार जो है फर्म को ऋण देते हैं, साझेदारों द्वारा फर्म से ऋण लिया भी जा सकता है तथा फर्म को ऋण दिया भी जा सकता है। दोनों ही स्थितियों के अनुसार समायोजन निम्न प्रकार से किए जाते हैं। जब फर्म द्वारा किसी साझेदार से ऋण लिया गया है तो इस स्थिति में फर्म का संबंधित साझेदार के प्रति दायित्व होता है तथा इस दायित्व का भुगतान फर्म समस्त ब्याज दायित्व के भुगतान के पश्चात किंतु पूंजी भुगतान करने से पहले इनका भुगतान करती है। अर्थात जो साझेदार का लोन होगा सबसे पहले बाहरी दायित्व का भुगतान होगा, उसके बाद साझेदारों के दायित्व का भुगतान होगा, फिर उसके बाद उनके पूंजी का भुगतान किया जाता है। अर्थात ये मध्य में ये खाता की बात आती है कि पहले तो हम बाहरी दायित्व का भुगतान रियलाइजेशन अकाउंट के माध्यम से करते हैं, फिर पार्टनर्स के लोन अकाउंट ओपन होता है, फिर उनके लोन अकाउंट में उनका भुगतान किया जाता है, फिर यदि कोई फर्म के पास कोई राशि बचती है तो उनके पूंजी का भुगतान किया जाता है। इस खाते को अलग से हम पृथक से तैयार करना चाहिए। इस ऋण का भुगतान किया जाता है चाहिए यदि ऋण से कम अथवा अधिक पर है तो उस स्थिति में अंतर की राशि को रियलाइजेशन अकाउंट में हस्तांतरित करना चाहिए। बच्चों, जब लोन अकाउंट ओपन करना हो, पार्टनर्स का लोन अकाउंट ओपन करना हो तो रियलाइजेशन का खाता हम बंद नहीं करेंगे। जैसा मैं कह रहा हूं कि लोन अकाउंट पूंजी खाते से पहले तैयार कर लेना चाहिए, पार्टनर्स का लोन अकाउंट पूंजी खाते से पहले तैयार करना चाहिए और पूंजी खाता लोन अकाउंट के बाद, और रियलाइजेशन अकाउंट के खाते को हम क्लोज नहीं करेंगे
क्योंकि हो सकता है कि पार्टनर्स का लोन अकाउंट जब हम बना रहे हों तो उस पर कुछ लाभ हो या हानि हो, तो ऐसी स्थिति में उसको हम जो है रियलाइजेशन अकाउंट में ही उसको ट्रांसफ़र करते हैं, अर्थात जब हम ट्रांसफ़र कर लेंगे तब उस खाते को क्लोज किया जाए। तो इस हेतु जो जर्नल एंट्री की जाती है उसको हम देखते हैं। जिस पार्टनर्स को हम पैसे का भुगतान कर रहे हैं उसके बारे में हम देखते हैं। रिस्पेक्टिव पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, मतलब जिस पार्टनर्स के लोन का भुगतान हो रहा है उसको डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अब आप देख पा रहे होंगे कि बीच में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया गया है, अर्थात हम कैश लोन कम है, पेमेंट ज़्यादा करना पड़ रहा है तो मुझे लॉस हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। अर्थात एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट इन केस द अंडर पेमेंट ऑफ लोन इफ एनी। अंडर पेमेंट ऑफ लोन अर्थात हम जब रियलाइजेशन अकाउंट में हम टू कैश या बैंक करके जो भी होगा उसको वहाँ पर दिखाते हैं। यदि किसी साझेदार के पूंजी खाते का ये नोट कुछ दिया गया है और इसको समझाया गया है, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे। यदि किसी साझेदार को पूंजी खाते का ऋणी शेष समस्त समायोजनाओं के पश्चात हो, यहाँ कह रहे हैं यदि किसी साझेदार के पूंजी खाते का ऋणी शेष समस्त समायोजनाओं के पश्चात हो तो फर्म द्वारा उस साझेदार से ऋण लिया गया हो, फर्म द्वारा साझेदार से ऋण लिया गया है तो उस स्थिति उस साझेदार खाते से पूंजी हस्तांतरित कर दिया जाता है। कह रहे हैं कि ऋण खाते से पूंजी खाते के ऋणी शेष के बराबर की धनराशि उसके पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है तथा यदि इसके पश्चात ऋण खाते का शेष निकल रहा है, डेबिट शेष का मतलब है कि साझेदार का यदि डेबिट शेष आ रहा है कि साझेदार को घर से पैसा लाना है और हमको साझेदार को ऋण का भी भुगतान करना है, फर्म द्वारा साझेदार के ऋण का भी भुगतान करना है, तो ऐसी स्थिति में कि साझेदार घर से पैसा लाए तो उसके ऋण का ही समायोजन कर दिया जाता है। ऋण का समायोजन का अर्थ यह है कि जितनी भी राशि है उसके ऋण की राशि उसके पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देंगे तथा इसके पश्चात ऋण खाते का शेष निकल रहा हो तो इसका भुगतान कर दिया जाता है। यदि उसका समायोजन पूंजी खाते में उतनी राशि का कर दिए लेकिन उसके बाद भी कुछ राशि बच जाती है अगर ऋण के रूप में उनके भुगतान करने के लिए, तो इसका अर्थ है कि उसके ऋण खाते को ओपन करते हुए उसमें उसको टू बैंक करके भुगतान कर दिया जाता है। यदि जिस साझेदार से ऋण लिया गया है तो उसके पूंजी खाते का शेष समस्त समायोजनाओं के पश्चात, यदि जिस साझेदार से ऋण लिया गया है और उसकी पूंजी खाते का शेष समस्त समायोजनाओं के पश्चात डेबिट शेष प्रदर्शित करता है तो इस डेबिट शेष की सीमा तक उसके ऋण खाते को पूंजी खाते में क्रेडिट में हस्तांतरित कर दिया जाता है। जैसे साझेदार का ऋण 50,000 है और उसके पूंजी खाते का डेबिट शेष 30,000 है तो निम्न प्रविष्टि की जाएगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 30,000 चूँकि उसका डेबिट शेष आया था और जो बचा उसके लोन का पेमेंट फर्म के द्वारा कर दिया गया टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपये। जब फर्म द्वारा किसी साझेदार को ऋण दिया गया हो, जब फर्म साझेदार को ऋण देती है तो वहाँ पर हम इसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। इस स्थिति में वह फर्म की संपत्ति होती है। भाई हमने फर्म ने पार्टनर्स को लोन दिया है, इसका अर्थ है कि फर्म की वो संपत्ति है तथा स्थिति विवरण में संपत्ति पक्ष में विद्यमान होगा। इस खाते का समायोजन सदैव संबंधित साझेदार के पूंजी खातों के माध्यम से किया जाता है। इस समायोजन हेतु निम्न लेखांकन प्रविष्टि की जाती है, रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स लोन अकाउंट, मतलब उसके लोन अकाउंट को उसके पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। बीइंग लोन ड्यू फ्रॉम द पार्टनर एडजस्ट थ्रू टू कैपिटल अकाउंट। बच्चों इस तरीके से पार्टनर लोन अकाउंट हम लोग तैयार करते हैं। हमारा जो अगला खाता है, जैसा कि हम देख चुके हैं कि अभी हमने रियलाइजेशन अकाउंट देखा, फिर उसके उपरांत हमने कैपिटल अकाउंट को देखा, फिर उसके उपरांत हमने पार्टनर्स के लोन अकाउंट को कैसे समायोजित किया जाता है इसको देखा। अब हम जो लास्ट में अकाउंट बनता है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, इसकी सबसे बड़ी
जिस तरीके से बैलेंस शीट का दोनों पक्ष बराबर हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर कैश अकाउंट का वर्क होता है। कैश अकाउंट के दोनों पक्ष आपस में बराबर आते हैं। यदि बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं कोई न कोई मिस्टेक हमसे रियलाइजेशन में या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर्स के लोन अकाउंट में हुई है। बच्चों, इसमें यदि हमारी बैलेंस शीट में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों शेष दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर ध्यान देते हैं कि कैश को हम या तो बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, तो हम बैंक अकाउंट तैयार करेंगे, और यदि हमको कैश अकाउंट तैयार करना है तो बैंक से हम पैसा निकालने का लेखा कर लेंगे और फिर उसके माध्यम से उसका लेखा किया जाता है। जब किसी फर्म के विघटन की स्थिति होती है तो सबसे अंत में रोकड़ खाता तैयार होता है। रोकड़ अथवा बैंक खाता तैयार किया जाता है। ये एक वास्तविक खाता होता है। कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि रोकड़ खाता कौन सा खाता है, तो आप ये पहले से ही जानते हैं कि जब हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ाए थे तो 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ाए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो उस समय बताया गया था कि कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो है रियल अकाउंट है, और जिसके डेबिट पक्ष में इस खाते के प्रारंभिक शेष जो आपकी बैलेंस शीट में आर्थिक चिट्ठी में जो शेष दिया गया है उसके डेबिट पक्ष में हम दिखाएंगे। और जैसा कि कैश अकाउंट जो बनता है, इसकी जितनी भी प्राप्तियां हैं फर्म को, वो कैश अकाउंट के डेबिट में दिखाई जाती हैं, और जितने भी फर्म द्वारा भुगतान किए गए हैं, चाहे वो बाहरी दायित्व को भुगतान किया गया हो, चाहे साझेदारों के ऋण का भुगतान किया गया हो, चाहे पार्टनर्स के कैपिटल का भुगतान किया गया हो, उसके क्रेडिट पक्ष में दर्शाते हैं। तो संपत्तियों से प्राप्त धनराशि एवं किसी साझेदार के द्वारा फर्म में लाई गई राशि पक्ष में समस्त खर्चों एवं दायित्वों का भुगतान साझेदारों को किया गया अंतिम दर्शाया जाता है। यदि फर्म के स्थिति विवरण के वितरण समय रोकड़ तथा बैंक शेष दोनों विद्यमान है, जैसा मैंने पहले ही बताया कि दोनों ही विद्यमान है, तो इस स्थिति में दोनों खातों के स्थान पर किसी एक खाते को खोलना सुविधाजनक होता है। इस हेतु निम्न विकल्प में से एक बनाया जाता है कि रोकड़ खाते के शेष को बैंक में जमा की प्रविष्टि करके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस स्थिति में पुस्तकों में केवल बैंक खाता खुला रह जाता है। और दूसरी बात है, जब बैंक खाते का शेष बैंक से रुपया निकालने की प्रविष्टि करके हम रोकड़ खाते में हस्तांतरित कर देते हैं, इस स्थिति में पुस्तकों में केवल रोकड़ खाता खुला रहता है। इस प्रकार समस्त कार्य को करने के पश्चात रोकड़ तथा बैंक खाते के डेबिट क्रेडिट का योग एक समान आ जाता है और यह खाता स्वतः ही बंद हो जाता है। बच्चों, जब भी हम विघटन की बात करें तो हम निम्न बातों को ध्यान में रखेंगे। पहली बात कि साझेदारी फर्म में समापन साझेदारी समाप्त हो जाती है। दूसरा, रोकड़ खाता संपत्ति को वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं करते हैं। जैसा आपको मालूम है कि कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट अलग से तैयार करते हैं। बनावटी संपत्तियां जो वास्तव में संपत्ति नहीं है, उनको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हस्तांतरित कर देते हैं। यदि किसी संपत्ति पर आयोजन बनाया गया है तो इसे वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में हस्तांतरित करेंगे तथा संपत्ति को सकल मूल्य पर डेबिट पक्ष में हस्तांतरित किया जाता है। साझेदार का ऋण पर वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं करते। साझेदारों का यदि पार्टनर्स का ऋण है, देखो अगर कभी कभी हम देखते हैं कि प्रश्नों में मिसेज एक्स या एक्स वाइफ्स लोन, तो इसका अर्थ यह है कि उसके पत्नी के द्वारा फर्म को ऋण दिया गया है, तो वह साझेदार का ऋण नहीं है, वो बाहरी ऋण माना जाएगा और उसका हम रियलाइजेशन अकाउंट से ही भुगतान करेंगे। हाँ, किसी साझेदार का यदि ऋण है तो उसका अलग से हम पार्टनर्स लोन अकाउंट को ओपन करेंगे। चौथा पॉइंट है कि साझेदार के ऋण करते हैं परंतु साझेदार की पत्नी का ऋण हस्तांतरित करते हैं। यदि वसूली व्यय साझेदार वहन करता है, यदि वसूली भुगतान स्वयं करता है तो इसका कोई नहीं करते हैं। यदि वसूली व्यय साझेदार वहन करता है तो उसका भुगतान फर्म करती है, तो इन व्ययों को वसूली खाते में नहीं जाता। वसूली व्यय साझेदार वहन करता है तथा भुगतान करती है। भुगतान कौन कर रही है? फर्म कर रही है। तो इसको रियलाइजेशन, तो इसको इस व्यय को वसूली खाते में हम नहीं दिखाएंगे। लेनदार द्वारा पूर्ण भुगतान में संपत्ति लेने का लेखा। लेनदार द्वारा पूर्ण भुगतान में यदि कोई लेनदार है, वो कहता है कि मुझे ये संपत्ति ही आप दे दो मेरे पैसे के बदले, तो लेनदार द्वारा पूर्ण भुगतान में संपत्ति लेने का लेखा वसूली खाते में नहीं किया जाता है।
वो लेनदार से ही एडजस्ट करके घटा करके हम लोग उसको कर देते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि जो खाते हमारे यहाँ पर तैयार किए जाते हैं विघटन के समय, उसके बारे में हमने आपको बताया। अब इस पर जो छोटे-छोटे न्यूमेरिकल्स पर चर्चा होगी, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू। और बच्चों, मैं कहूँगा कि आप लोग अब बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं, तो आप लोग इसको लेक्चर को सुने और सुन करके जो नोट्स आपको बनाना है, आप अपनी बुक लीजिए और मेरे लेक्चर्स को सुन करके दोनों को कंबाइन करते हुए अपने नोट्स फटाफट तैयार करते जाइए, जिससे कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम से पहले जो 10 दिन हमको मिलते हैं, उसमें उसको रिवाइज़ करके हम परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी आपको हैं वीडियो प्राप्त होती रहें। मैं इसी तरीके से एनर्जेटिक वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। अभी तो मैं चैप्टर वाइज देख रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं जो और महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी मैं आप लोगों को भेजूँगा, और क्वेश्चंस भी आपको बताए जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करें, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर दिला सकें। थैंक यू।